ऑब्जेक्ट रखा था 30 सेंटीमीटर पे, कितने पे? 30 पे। अपना आवाज कम आ रही है थोड़ी। हेलो 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 हेलो। तो 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 30 रह गई ऐसे 1.5 पे पहला रिफ्लेक्शन हुआ इनटू n2 के लिए 1.5 बाई v माइनस 1 बाई यू, यानी कि 1 बाई की वैल्यू -30, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1.5 -1 रेडियस कितना दिया है इसका? रे इधर जा रही तो पहला रेडियस के +10 होगा। कैसे हमने ट्राई करा था? कोई बुराई +10, बहुत बढ़िया बात है। तो 1.5 यानी कि 3/2v 3/2v 1.5 -1 is 0.5 यानी कि 1/20 -1/30। यस और नो? एलसीएम ले लो तो आया 60, 60 इधर लिखो 3, इधर लिखो 2। अरे भाई हाँ ना बोले यार। v की वैल्यू आई 90। अरे 3/2v है ना, तो इधर 2 से 30 काट लोगे, 3 बच जाए। अरे v की वैल्यू आएगी 90। 90 का मतलब रे, ये कुल मिला के 20 यानी कि रे कहीं तो ऐसे जा रही है और इमेज कहाँ पे बन रही है? 90 पर। यहाँ से 90 का मतलब यहाँ से 70। बोलो क्लियर है? क्या सेकंड सरफेस के लिए भी पॉजिटिव इधर ही होगा, जिधर जाए काम की रेज, पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? वर्चुअल। तो पहले से इमेज बनती है, दूसरे के लिए क्या होती है? ऑब्जेक्ट। और हमने बोला था, बोलो n2 क्या फिर से स्फेरिकल रिफ्लेक्शन है? n2 कितना? 1 बाई v माइनस 1.5 बाई u प्लस 70 -70 क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? अब प्लस 70 इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाई 1 माइनस 1.5 बाई -10। कोई बुराई? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? तो भाई साहब ने लिखा 1 बाई v 1 बाई इक्वल्स टू, ये अपना हो गया, ये तो अपना हो गया 1 माइनस 1.5 इज -0.5 1/20। अरे भाई हाँ ना बोल। 1/20 इधर गया, माइनस तो आया 3/140 प्लस। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। बस अब क्या था? 140 एलसीएम ले लो तो ये कितना हो गया? 7 प्लस 3 10। तो मेरे हिसाब से आंसर है 14 प्लस 14 का मतलब रे खुपाच। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ध्यान देखो, तो पहले से जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। बस इतना ही करना है, और कोई खास बात? पक्की बात? या कोई लड़की गायब है आज? कहाँ गई हो? क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर। एक और सवाल दिया था, बताने कौन सा? इन्फिनिटी आ रहा है उसमें, आ सकता ये 30, ये 1.5, ये 120, ये 10। ध्यान देखो, इधर देखिए सब लोग, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने शायद 30 लिया था, ये मैंने 1.5 लिया, ये मैंने 120 लिया। इसका रेडियस कितना लिया? 10। और इसका भी कितना लिया? दोनों 10-10 लिया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो पहली सरफेस के लिए n2 है 1.5, रह गई है ऐसे n1 है, b निकालना है, n1 है 1, u की वैल्यू -30, 1.5 माइनस 1 इज +10। बोल यस और नो? बिल्कुल वही वाला सवाल है, b सॉल्व करोगे आएगा 90। कितना आएगा? 90। खुपाच पहला था जो बोला चमका। 90। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। 90 में से गया कितना? 90 गया, तो बचा कितना? 30। कितना बचा? 30। तो भाई सेकंड सरफेस के लिए इधर गई पॉजिटिव, तो n2 कितना हो गया? 1 v। मैं तेज तो नहीं बोल रहा, समझ आ रहा है सबको? तो 1 बाई v माइनस 1.5 बाई -30। अरे यस और नो? इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 बाई -10। तो 1 बाई v इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 इज -0.5, 1/20। अरे भाई हाँ ना बोलो। 1/20 माइनस, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है, आ गया। तो v कितना आया? 5।
मतलब रे टकराने के बाद क्या हो गई, पैरेलल। रे टकराने के बाद क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, जो भी आ रहा। और कराऊं की बात समझ आ गई? एक और पक्का? थोड़ा सा डिफरेंट है इसी प्रकार का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ताकि अपने को मंदिर में शांति मिल जाए कि भाई मान लीजिए क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है 40 सेंटीमीटर का। कितने का? 40 सेंटीमीटर का ग्लास का, जिसका रेफरेंस इंडेक्स है 1.5। इसमें अंदर एक गोला काट लिया, ठीक, और उस गोले का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसमें पानी भर दिया गोले में, और गोले का रेफरेंस इंडेक्स कितना है, मतलब पानी का रेफरेंस इंडेक्स कितना है, 4/3। बोलो क्लियर? और आपका ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर है, ठीक है? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। आइए, क्या हुआ? अब बता रहा हूं, एक फिश है यहां पर सेंटर में, ये ऑब्जर्वर को फिश का नजर आएगी। ये ग्लास है, एक ग्लास का बेसिकली क्यूब था, जिसमें हमने तुम काहे बोलते हो? कल के अखबार में खबर छपाना चाहते हो, ज्यादा बोलने की वजह से मौत हो गई। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, चलो भाई। हैं? हाँ, सबसे पहले कौन सा रिफ्रैक्शन? सबसे पहले क्या, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन? फिर कौन सा? प्लेन। स्फेरिकल फॉर्मूला n2/b - n1 = 2 - n r। प्लेन के लिए n2/n1 बराबर d डैश बाई। जब तुम कर नहीं पा रहे हो यार, हो गया क्या? चलो भाई देखो इधर, अबे पेन चलाया करो, क्या तुम पेन रोक के बैठ जाते हो यार? सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगाओ सब लोग, चलो बोलो। n2, यार आवाज नहीं आ रही यार, b निकालना है। n1 4/3 बाई -10, 1.5 - 4/3 बाई -10। यार तुम्हें नहीं आया, सॉल्व करो। v कितना आया? -10। v सॉल्व करो, क्या आया? पहली बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, बेवकूफ बनाया है। अभी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो सॉल्व करने का जरूरत आ रही है। अरे यार, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो रे सीधी जाएंगी कि डेविएट होंगी? तो भाई साहब ये बेवकूफ बनाने के लिए बनाया था, ये पानी मछली। सॉल्व करोगे तो भी तो -10 ही आया, सॉल्व करने की आवश्यकता। अरे भाई कई लोगों ने तो सॉल्व करके लगा आंसर निकाला, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पहली बात ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, एक अच्छे बच्चे को पता पड़ना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सीधी रे निकल गई। बस कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? प्लेन। कौन सा होगा? चलो बोलो, प्लेन रिफ्लेक्शन के लिए n2 n1 d डैश निकालना है, d की वैल्यू 20, d की वैल्यू तो 3/2, यानी d डैश की वैल्यू आई 40/3, 40/3, खेला खत्म। बस
जो पहला स्फेरिकल रिफ्लेक्शन था वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। यार तुम अच्छे सवाल कभी भी समझ, बेवकूफ बनाया तुमको। और अगर आप पूरा ढंग से सॉल्व करते तो भी आंसर आता, पर वास्तविकता में आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन कराए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, जिसमें 2 सवाल हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के और 1 सवाल है स्फेरिकल और प्लेन का। बोलिए यस और नो। अगर कॉम्बिनेशन स्फेरिकल स्फेरिकल का तो भी मैं सवाल कर सकता हूँ, स्फेरिकल प्लेन का तो भी मैं कर सकता हूँ, प्लेन प्लेन का तो भी मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात। अब देखो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन और मिरर को मिलाते हैं, फिर से है प्रैक्टिस पुरानी, कोई नई बात नहीं है। अब देखिए इधर देखिए सब लोग, सन्नाटे कहीं गए, देख मान लीजिए क्या चीज, मान लीजिए कि ऐसे ड्र, फिर ऐसे ड्र 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 ड्र, बोलो क्लियर। 1.5 और 10 कुबाच 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 कुबाच, ये 110। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर। पूछा जाता है फाइनल इमेज, पहले मेरी बात सुनो, ऐसी बात तुम पहले भी कर चुके हो, समझना। क्या वहाँ पे जब हमने पहले से सवाल करा था तो यहाँ पे क्या प्लेन रिफ्लेक्शन था? क्या था? प्लेन रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मिरर कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे प्लेन की जगह क्या हो सकता है? तो सोच, पहले क्या स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्या रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस क्या होगा? स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन? क्या सवाल कर सकते हो? पहले से इमेज बनेगी जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, जो मिरर से इमेज बनेगी वो वापस स्फेरिकल रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट होगी। कोई शक वाली बात? ट्राई करिए, ट्राई करिए, खुद करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। अच्छा तो सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्लेक्शन से इमेज कहाँ बनी? कहाँ बनी? कोई बुराई? पहले 90 पे बन गई, बताऊं कि समझ आ गया? ये वाला सवाल 3 बार कर चुके तो पहले से 90 पे बन गई। बोलो क्लियर है? n2 1.5 n1 1 u of -30 r + 10 सॉल्व करा, भी आया 90। 90 का मतलब रे ऐसे गई, कोई बुराई नहीं है। 90 पे गई भाई साहब, ठीक भाई साहब 90 पे गई तो ये दूरी कितनी बची? 20। के लिए u हो गया -20, तो 1/v -1/20 = 1/20। सॉल्व करा, v की वैल्यू आई 10। अरे कितनी आई? 10 का मतलब मान लीजिए इमेज यहाँ बनी 10 पर। ध्यान से देखो तो रे ऐसे गई खुपाच, क्या वापस रे इधर जा रही है तो क्या इधर पॉजिटिव ले लिया जाएगा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब ये वाली इमेज इस वाली सरफेस के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अरे नहीं आया, जिधर जाए काम की रेज उधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। बोलिए n2, सब लोग बोलेंगे n2 n1 1.5 u, सब लोग बोलेंगे क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 120 है और माइनस आएगा, कोई शक वाली बात? = 1 - 1.5 r, r + 10 - 10 + 10 - 10, कोई बुराई वाली बात? 1/v = 1 - 0.5 0.5 - 0.5 यानी कि 1/20, 1/- प्लस माइनस यानी कि 3/20 यानी कि 1/80। अरे यार तुम्हें दूर तक मेरी बात समझ? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। 80 एलसीएम ले लीजिए, 80 में से एलसीएम लेने तो आएगा 4 - 1। मेरे हिसाब से आंसर है 80/3। भाई साहब तुम्हारे प्राण प्रखेरु। अब तो बताइए, एक सवाल है कि अनंत बन सकते हैं? भाई यहाँ कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, या कॉनकेव मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर, या प्लेन मिरर, या कुछ भी। अरे यार कॉन्सेप्ट है, आप समझो सवाल कैसे बन सकते हैं। ये 3 वैरायटी हो सकती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, और ये भी 3 वैरायटी होती है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन। बोलो क्लियर? 6 में से 2 चीजें छाटनी, 62। अरे यार छाट लो, क्या वैरायटी ऑफ सवाल बनते जाएंगे? वैरायटी ऑफ सवाल, डेटा चेंज करते जाओ, नए नए सवाल आते जाएंगे। और कराओ कि बात समझ आ गई? अरे सोच लो। अरे पक्की बात? अरे सच्ची? अब सुन एक और ध्यान से, पर ये ऐसा नहीं, थोड़ा अलग, ध्यान समझ। मान लो कि मैं आपको बोलूं, क्या कह रहा है? 3 बार कैसे? 2 बार हुआ ना, एक बार गया फिर यहाँ रे वापस ये नहीं आएगी, टकरा के वापस आएगी ना, इधर थोड़ी चली जाएगी, मिरर है ना ये तो वर्चुअल इमेज थेरेपी बन सकती है।
समझ आया नहीं आया? अबे रे ऐसे गई, रे का साथ तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो आपका साथ ऐसा नहीं, जब तक वो काम की लगती रहे। अरे भैया जब तक आपका साथ नहीं छोड़े नहीं है। नहीं आया? फिर तुम लोग धीरे धीरे डर होते जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? सोच लो। तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे देखो, मान लो आपको बोला जाए 1.5 और आपको बोला जाए कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मान लीजिए फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। कितनी? 30 सेंटीमीटर। और यह दूरी है 130 सेंटीमीटर। एक्स दूरी पे ऑब्जेक्ट है। कितने पे? एक्स दूरी पे ऑब्जेक्ट है। फाइंड एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन। ऑटो कॉलिमेशन याद है? जब ऑब्जेक्ट पर इमेज, फाइंड एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन, यू नो, फाइंड एक्स फॉर ऑटो कॉलिमेशन। ये कई लोग सोच रहे हैं ये कोई नए टाइप का किराया है ऑटो द्वारा। तुम्हारा कोई भरोसा। किसका रेडियस? हाँ इसका रेडियस लो ना, कह लूंगा तो उसके बिना ही आंसर आ गया होगा। 10 सेंटीमीटर। याद है ऑटो कॉलिमेशन में क्या होता था? रेज अपना पाथ क्या करती थी और ऐसा कराने में सक्षम होता था मिरर। हो गया क्या? चलिए मिलके करते हैं। हमें एक बात समझ में आई कि हमें सिखाया गया कि अगर ऑटो कॉलिमेशन होना है तो ये होने का सबसे बेस्ट तरीका है रेज अपना पाथ क्या कर लें। मान लीजिए कि रे ऐसे जाए और ऐसे जाके रे ऐसे जाए, और जब ऐसे जाए तो बेसिकली अपना पाथ क्या कर ले? रीट्रेस। तो क्या वापस ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी? पर ऐसा होने के लिए ऐसा तभी हो सकता है जबकि इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? अरे नहीं आया। ओहो, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 90। यानी कि अगर इससे जो इमेज बने वो 90 पर बन जाए तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज आ जाएगी, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो रे के अपना पाथ रिट्रेस कर ले। अब इस वाली सरफेस के लिए देखिए, इस वाली सरफेस के लिए n2 1.5, n1 सॉरी n2 1.5, v। अबे उतार बात नहीं, पहले सुन तो लो यार। v कितना? यार मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में आज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो रेस्पॉन्स करो। v कितना? v 90, n1 1, u माइनस एक्स। बोलो क्लियर है क्या? सोच लो। 1.5 माइनस 1/10 क्या सॉल्व करा? x 30 आया। सॉल्व करा x। रुक जाओ पहले, सुनो अच्छे से मेरी बात। इस सवाल को, ये तो आंसर है ही, इस सवाल का एक और आंसर आ सकता है जो पहले नहीं आ सकता था, यहां आ सकता है, क्योंकि ये स्फेरिकल रिफ्लेक्शन है। कैसे समझे? अगर ऑब्जेक्ट पर इमेज बननी है तो ये तो एक तरीका है ही, एक और तरीके से ऑब्जेक्ट पर इमेज बन सकती है। कैसे? मैं तुझे बताता हूं। मान लो कि रे ऐसे जाए और इमेज मिरर के पोल पर बन जाए। कहां बन जाए? तो आपको नहीं लगता कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? सिमेट्रिकली रे आके वापस ऐसे ही तो मिलेगी। अरे कभी तो हाँ ना बोलो यार, मुझे लगा है तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? तो ये केस भी हो सकता है, और यानी कि आंसर एक होगा कि दो? एक की दो? दो। अब देख, तो दूसरा आंसर लाने के लिए अगर अपन करें तो दूसरा आंसर लाने के लिए 1.5/v, v अब 130 होगा। v अब क्या होगा? 130 माइनस 1/-x 1.5 माइनस 1/,
10, तो 3/260 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 यानी कि 1/20 यानी कि 1/20 माइनस 3/260 इक्वल्स टू 1/x यानी कि 260 एलसीएम ले लीजिए, तो 13 माइनस 3 यानी कि आंसर आया 26। अरे यार कितना आया? तो आंसर 30 है कि 26 है कि दोनों है? ऑटो कॉलिमेशन भी सिखाया और एक नई बात और बताई, क्या ऑब्जेक्ट पर इमेज बनने का एक और तरीका हो सकता है? जब इमेज बनने लगे पोल पर, कहां बनने लगे? पर ये हर जगह होगा ये जरूरी? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द हाँ क्यों चाहूंगा? अरे और हाँ बोलना। हाँ लॉजिकल भी है ना, इधर से ऑब्जेक्ट रखो तो जो u होगा वो v होगा, और यहाँ u कर लोगे तो ये इंटरचेंज ही तो कर रहे हो। यहाँ से थीटा तो ये एंगल भी जा सकती है ना, तो फिर वो कंडीशन ऑटो कॉलिमेशन की नहीं होगी। हमें वो x चाहिए जिसके लिए ऑब्जेक्ट पर इमेज, सवाल क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इमेज विल फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। जनरल केस थोड़ी है, जा तो कहीं पे भी सकती है, ऐसे क्या बात है? क्या कह रहा है? रिट्रेस करने वाली कंडीशन तो है ही, क्या ये एक और केस हो सकता है? हाँ ऑटो कॉलिमेशन का मतलब है ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑन द व्हेन द इमेज विल फॉर्म ऑन द, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटो कॉलिमेशन। तो ऑटो कॉलिमेशन होने के दो तरीके, या तो रे अपना पाथ क्या कर ले, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपको दिखाई दे रहा है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, प्राण निकल गए। बोलो चमका। अब मन में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए? सुने, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो, चाहे स्फेरिकल प्लेन रिफ्रैक्शन जैसा भी हो, चाहे उनका कॉम्बिनेशन मिरर के साथ हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर है? yes, और सुन, और कभी कभी सवाल कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। और मतलब और कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं थोड़े से मैथमेटिकल टाइप, मतलब थोड़े से मल्टीपल टाइप। कैसे? सुने ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूँ कि ऐसे ये n2 है, ये n1 है, और बोला ये ऑब्जेक्ट है। बोलो क्लियर? बस ऐसे बोल दिया ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर? अब अपने से बोला गया, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दीजिए, सुन कैसे, कि if n2 greater than n1, if n2 greater than n2 greater than image is always real. B option, if n2 greater than n1, image is always virtual. If n1 greater than n2, image is always virtual. D, if n1 greater than n2, image is always real. बताओ। पहली बात, ऐसे सवाल कैसे करते हैं? अच्छा बताओ, अनीता के साथ कितने लोग? अनीता, आप एक ऑप्शन से ज्यादा पे हाथ खड़े कर। बसंती, चंपा, डॉली, कितनी बार हाथ खड़ा करा तुमने? तो परमानेंट, कोई तो सही होगा। मान लीजिए रे ऐसे गई, मैथ से करते हैं, कोई खास बात नहीं, मैथ से सुन। रे जब ऐसे गई, रे जब n2 बड़ा है, मतलब n2 बड़ा छोटा हमें नहीं पता, हम तो लिखेंगे n2 by v, n2 by v। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर v पॉजिटिव है, v तो इमेज हमेशा, और अगर v नेगेटिव है तो क्या? बात अपन पहले भी कर चुके हैं। जो भी इमेज इधर बनेंगी वो रियल होंगी, जो इधर होंगी वो। तो भाई साहब ने लिखा n2 by v माइनस n1 by इस दूरी को x मान लेते हैं, तो प्लस x माइनस माइनस, बोलिए सर नो, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r। क्या इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो क्या प्लस r? कोई दिक्कत वाली बात? अगर बहुत ध्यान दे तो लिखा गया n2 by v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 by r माइनस n1 by x। अब ध्यान सुनना,
ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से कुछ पॉजिटिव घटा रहे हैं। अरे यार, पर ऐसा कब समझे? जब n2 बड़ा है n1 से। अरे यार, अगर n2 बड़ा है n1 से तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव में से क्या घटा रहे हो, तो क्या आएगा? कोई गारंटी नहीं। पॉजिटिव भी आ सकता है और क्या वो x पर डिपेंड करता है? तो अगर n2 बड़ा है n1 से तो पक्का रियल, पक्का वर्चुअल या कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। n2 बड़ा हो n1 से तो ऑलवेज रियल, ये गारंटी। अगर n2 बड़ा हो n1 से तो ऑलवेज वर्चुअल, ये भी गारंटी। अरे भाई साहब, इसलिए ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है। अब सुन, अगर n2 n1 से छोटा है, अगर n2 तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? पक्का नेगेटिव। अरे कभी तो हाँ ना बोले यार। तो अगर n2 n1 से छोटा है तो ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब कौन सा आंसर? सी की डी, एक ही आंसर है। मल्टीपल करेक्ट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है दो तो कम से कम लगाओ। मल्टीपल करेक्ट में भी क्या सिंगल करेक्ट? तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। ए ऑप्शन, अगर n2 n1 से बड़ा है, अगर और देख, हाँ वो ऑप्शन, हाँ अगर n2 n1 से बड़ा है तो क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में से कुछ घटाओ, तो हो सकता है ये बढ़ाओ ये बढ़ाओ, ये डिपेंड करेगा x पे। तो ये क्वांटिटी टोटल पॉजिटिव भी हो सकती है और टोटल, हाँ तो क्या हुआ? अरे यार कुछ भी हो, ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती मैग्नीट्यूड वाइज? ये तो x पे डिपेंड करता है ना। और छोटी भी हो सकती है, ये भी x पे डिपेंड करता है। बेटा ये क्वांटिटी है, ये समझ आया कि नहीं? मेरे पास बहुत तरीके हैं समझाने के। अरे बोलो भाई, मतलब मैं 2-3 बार तक प्रयास करता हूँ कि समझ आ जाए, नहीं तो फिर मैं डांट डपट के भी समझा सकता हूँ, जिसमें तो जबरदस्ती टॉर्चर हो के। हाँ अरे यार, हेलो हेलो, आया कि नहीं आया? सोच लो। ऐसे ही स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में वैसे ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें, मतलब हाइट वाले ऑब्जेक्ट पे ज्यादा प्यार करते नहीं, फिर भी अभी कर ले तो फॉर्मूला देख लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे याद कर, ऐसे ये इमेज बनी, हाइट ऑफ इमेज ऐसा समझ ले। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। अल्फा बीटा बहुत बड़े बहुत छोटे, बहुत बड़े बहुत छोटे। ये दूरी आप मान लीजिए u, ये दूरी मान लीजिए v। मान लीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, ध्यान से देखो तो tan अल्फा इक्वल्स टू h0 by u, h0 by u, और tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू hi by v। अच्छा अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं बहुत बड़े? बहुत छोटे अगर हैं तो tan अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली sin अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली sin b। क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, इसका सो लगाओ। n1 sin अल्फा इक्वल्स टू क्या n2 sin बीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। n1 sin अल्फा, ये आपका n1 है, ये आपका n2 है, थोड़ा बहुत याद रखिए तो कोई बुराई नहीं है। n1 sin अल्फा इक्वल्स टू n2 sin बीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin अल्फा? h0 by u। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin बीटा? hi by v। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया वो आया hi by h0, hi by इक्वल्स टू n1 by n2 into v by u। hi, h0, v और u कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे? कोई बुराई वाली बात मुझे लगा तुम्हें आया, और तो ज्यादा ही आता नहीं है, कभी आ जाए तो अपने को याद होना। n1 by n2 v by u, n1 by n2। उतार लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। चलो टोपी वाले अंकल क्या बात, टोपी वोपी लगा रखी है, हीरो बन रहे हो। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है?
So this is all about spherical refraction. This is all about. So next heading is lens. Next heading is lens. तो लेंसेज पे चर्चा चालू करते हैं, फालतू बिना टाइम पास करे हुए। लेंसेज आप सब लोग जानते हैं, हमारे जीवन का बहुत अमूल्य सत्य है। जो चश्मे वाले हैं वो जानते हैं लेंसेज की क्या इंपॉर्टेंस है। अरे यार हाँ ना बोल। और जो चश्मे वाले नहीं हैं उनके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस बेटा, तुम्हारी आंखों में भी लेंस ही लग रहे हैं, तुम्हारी आंखों में प्रिज्म लग रहे होंगे, जिनके चश्मे नहीं लग रहे होंगे। हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो लेंस हमारे जीवन का बहुत अमूल्य सत्य है। मैंने आपको पहले बोला था लेंसेज के बारे में हम ये सब पढ़ेंगे, हम फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। क्या लेंसेज के किस तरह के लेंसेज होते हैं, क्या अपने आंखों में डिफेक्ट होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये वो सब आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। कैसे पढ़ेंगे? दैट इज अ पार्ट ऑफ जेईई मेन, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। शीट आपको पूरी दे दी गई है, ढंग से समझा जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पर क्योंकि लेंसेज इंपॉर्टेंट बात है इसलिए हम पढ़ते हैं। आप जब भी किसी आंखें टेस्ट कराइए सब लोगों ने, हो सकता है जिन्होंने आंखें टेस्ट कराई हो लेंसेज के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, लेंसेज के कॉम्बिनेशन भी अपन इसमें यहीं पे पढ़ेंगे। खैर उस बात को छोड़ते हैं। लेंस अपनी आंखों पे लगने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो नामकरण संस्कार आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार करना चाहता हूं। ये लेंस है, क्या ये भी लेंस है? लेंस कौन होता है, मोटा पतला या दोनों? ये भी लेंस है और ये भी। अगर कोई भी दो रिफ्रैक्शन में से, ये भी लेंस है ये भी लेंस है, क्या ये भी लेंस है? अगर दो रिफ्रैक्शन में से अगर एक भी स्फेरिकल है तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? लेंस। ये मोटा लेंस, ये मोटा लेंस। पर नॉर्मली हमारी लाइफ में कैसे लेंसेज होते हैं? थिन। कैसे? हमारी ये जो अपने चश्मे के लेंसेज हैं, पतले कि मोटे? थिन लेंसेज। तो जनरली हम इन्हीं को पढ़ेंगे। बट अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो ये सवाल तो हम कर ही रहते थे देर से, जो इससे इमेज बनेगी वो उसके लिए क्या होगी? पहली बात, जो आप स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हो वही कॉम्बिनेशन को लेंस बोलते हैं, पर उसे स्पेशली इसलिए पढ़ा जा रहा है और उसको ज़्यादा स्टडी इसलिए करी जा रही है क्योंकि हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं। दैट इज वाई। बाकी आप सब पढ़ चुके हो लेंस के बारे में। वास्तविकता बताऊं तो क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर ढंग से आप शीट भी लेके आओगे, क्या लेके आओगे? क्योंकि जो चीज़ें मैं स्फेरिकल मिरर में इसके जैसी पढ़ा चुका हूँ वो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बोलूंगा पढ़ शीट में से। अरे यार बिल्कुल एग्जैक्टली वापस रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, पर समझाया जाएगा, डोंट वरी। खैर तो अपन लेंस से बात करिए अपन ने, इसलिए सब लोग अगले टर्न पे स्फेरिकल मिरर पढ़ के आएंगे। क्या पढ़ के आएंगे? और शीट लेके आएंगे। गॉट माय पॉइंट? खैर तो वे लेंस है। अब लेंस के नामकरण अपन बात, तो जनरली हमारी जो बात होती है वो थिन लेंस होते हैं। अगर नामकरण की बात करते हैं, लेंसेज आपके इस प्रकार के हैं, आप देखिए जो जनरली आपको दिखाई देते हैं। ये एक लेंस हो गया, 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 ये एक लेंस हो गया। अरे सुनिए क्या, अब नाम सुन। इस लेंस को इधर से देखो तो कॉन्वेक्स, इधर से देखो तो भी इसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, या फिर कभी कभी ऐसे बोला जाए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाए? इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए इक्वी कॉन्वेक्स, मैं जानता हूं आप ये लोग जानते हो बट फिर भी एक बार सुन लो। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है R1 बराबर, तो इसे बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, इसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, इसे इक्वी कॉन्वेक्स भी। इक्वी कॉन्वेक्स जब बोलेंगे तो R1 बराबर, ये अलग बात है। पहले जो बोला चमका, इसे क्या बोलेंगे? बाई कॉन्केव। क्या बोलेंगे? फिर इक्वी कॉन्केव भी बोल सकते हैं आप। बात मतलब उसका समझ गए, कोई बुराई वाली बात। इधर से देखिए, इधर से देखो कॉन्वेक्स, इधर से देखो ये कॉन्केव है। ये अब कॉन्वेक्स लग रहा है सर, ये कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहलाएगा? एक तरफ से जैसे दिखे वैसे, तो प्लेनो कॉन्वेक्स सब लोग जानते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं। इसे क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्केव। टाइम पास मत करो, जल्दी बोल दो, इन सब चीजों खत्म करो, इसको बोलो। इधर से कॉन्वेक्स, इधर से कॉन्केव। क्या कॉन्केव कॉन्वेक्स ही कॉन्वेक्सो कॉन्केव? कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी बोल सकते हो और कॉन्केवो, कोई बुराई वाली बात। तो नामकरण संस्कार है, कोई खास बात नहीं है। इसे कहते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। एक लॉजिकल बात अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे बोलूं इस पर्टिकुलर लेंस में
ये R1 है R2 है। डायग्राम देख के बताओ कौन बड़ा है, R1 R2? लॉजिकली बोलो, R2 R1। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर और तो किसको 60 लोगे, किसको 30 लोगे? R2 को 60 लेंगे और R1 को 30। क्यों? क्योंकि देखो ये बड़ा गोला बनेगा और ये वाला, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कभी कभी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। खैर, ये वाली बात हो गई। लेंसेज में कुछ और बेसिक चीज जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सेस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सेस सुने, बहुत बेसिक सी चर्चा, आज के लेक्चर में कोई खास बात नहीं है। ऑप्टिकल एक्सेस क्या चीज? ऑप्टिकल एक्सेस क्या होता है? ध्यान से मान लो जैसे ये है, या वो ले लेते हैं, मान लो ये है, ऐसे लेंस है, मान लो इसका सेंटर C1 इधर है या C2 इधर है और C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, इसका इधर, दोनों को जो ज्वाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज, अरे नहीं आया, लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज, सिंपल। कंफ्यूजन, मान लीजिए यहाँ पे दोनों है, एक ही तरफ C1 C2 है, कोई बात, तब भी ज्वाइन करोगे तो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल। कंफ्यूजन तब आता है जब साला एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कर्व्ड हो। तो क्या आपको पता है कि आपके पास एक ही सी है? अब ऑप्टिकल एक्सिस की डेफिनेशन अगर दी गई कि ऑप्टिकल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इफ वन ऑफ द सरफेस इज प्लेन देन हाउ यू विल डिफाइन? लॉजिकली सोच, क्या प्लेन सरफेस भी एक सर्कल है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है? और अगर उसके सेंटर से लाइन ज्वाइन करनी है तो क्या वो परपेंडिकुलर होनी? तो जो सेंटर पता है उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो प्लेन सरफेस पे। क्या पक्की बात यही प्रिंसिपल एक्सिस होगी? यार तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अरे सोच ले, अरे पक्का, अरे गारंटीड, जो तुम्हारा क्लियर है? अच्छा भाई, एक और बात, तो ऑप्टिकल एक्सिस में समझ में आ गया, लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ वन ऑफ द सरफेस इज प्लेन देन जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, बात बन जाएगी। बोलो क्लियर है? एक और छोटी सी बात जो इसमें बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल पोल। असलियत में हम जो भी पढ़ते हैं उसमें थिन लेंसेज की बात करते हैं। किसकी करते हैं? अब तो ये समझ मान ले थिन लेंस है, पतला सा, अरे तुम्हें नहीं आया? अब ऐसा समझ, क्योंकि ये थिन लेंस है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इतना सा पोर्शन, ये बहुत पतला है, दिखाने में मोटा बनाया है मैंने, है ना? तू बोलो ओ सर आपने तो 20 सेंटीमीटर का बनाया है या 8 सेंटीमीटर का बनाया, बहुत मोटा है दिखाने के लिए। ये वास्तविकता में ध्यान से तो ये छोटा सा सेगमेंट है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्योंकि ये छोटा करते हैं इसको, तो मैं इसको कर लेते हैं 1/16x 1/, अबे है तो इतना ही छोटा ना, और भी छोटा बल्कि, तो ऐसे बने, ये पोर्शन ऐसा बना, ये कर्वेचर में भी लगभग क्या प्लेन हो गया? तो ये स्लैब की तरह एक्ट करने लगा। किसकी तरह? अब स्लैब जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा बहुत कम, बहुत तो समझ ऐसे रह आई, शायद थोड़ा सा डेविएट हुई फिर ऐसे निकल गई। क्या लगभग एक रे ऐसी थी जो इस सेंट्रल पोजीशन से अनडेविएटेड चली गई? असलियत में लेंस के यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे रे अनडेविएटेड जाती है। कैसे जाती है? अरे यार इस ऑप्टिकल एक्सिस में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको अगर पैरेक्सियल रे डाली जाए जिस पॉइंट से, तो कैसे जाती है? कैसे जाती है? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? रे कैसे जाती है? अनडेविएटेड। असलियत में पोल इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where if paraxial rays falls then it goes, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जिसे ऑप्टिकल सेंटर भी बोल लेते हैं, जो बोलना बोल लो। क्या जो मैं बोला चमका? जो बोर्ड पे लिखा है वो उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बोर्ड पे लिखा है उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख, और आइए
अब देखो, सुने, इधर देख, ऑप्टिकल एक्सिस ये वो ऑप्टिकल एक्सिस हम समझ गए, लेंसेज का नामकरण हम समझ गए, पोल हम समझ गए। बोलिए यस और नो। अब इसमें बात फोकस की भी आएगी, सबकी आएगी, पर पहले हमें इसका लेंस फॉर्मूला निकाल लेना चाहिए, जिसे आप बोलते हो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सुना है क्या? नहीं डाले, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूरा प्रूफ करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला सुने, ध्यान से सुने, प्रूफ को समझे, फील करें। मान लीजिए कि आपका लेंस है ऐसे खुपाच 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 खुपाच। अच्छा, भले मैं प्रूफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्वेक्स के लिए कर रहा हूँ, पर क्या हम फॉर्मूला इस तरीके से प्रूव करेंगे कि वो सबके लिए? अरे भाई हाँ ना बोल। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हम जो लेंस ले रहे हैं वो बहुत थिन है, मान लीजिए उसकी थिकनेस टी है, पर जो हम जो भी पढ़ रहे हैं टी इज नेग्लिजिबल, टी इज नेग्लिजिबल, मतलब हम लेंस कैसा ले रहे हैं? थिन। हम रेस कैसी ले रहे हैं? पैरेक्सियल। कैसी ले रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए कि जो पहली सरफेस है इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। कोई मुझसे पूछे बताओ फाइनल इमेज क्या बनेगी? क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे लेंस नहीं भी आता है तो क्या मुझे दो बार स्फेरिकल रिफ्लेक्शन आता है? जो पहले से इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए क्या होगी? इसलिए हम वैसे ही चलते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो रे ऐसे गई, अभी बाहर वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं म्यू। क्या मान लेते हैं? म्यू। तो बोलिए फर्स्ट सरफेस के लिए N2, N2। मान लीजिए कि पहली जो इमेज बनी वो बनी V डैश पर। कहाँ बनी? मान लीजिए कि दूरी बनी V डैश पर, ठीक, मैंने भी बोला ठीक। जो यहाँ से दूरी है वो कहलाएगी ऑब्जेक्ट की U। पहली इमेज बनी V डैश पे, तो N2 हुआ म्यू। N2 क्या हुआ? म्यू। N2 हुआ म्यू, इधर लिखते हैं N2 हुआ म्यू, और V डैश, V माइनस 1/, ऐसे अभी कुछ भी मतलब बिना साइन के रखो, सब कुछ भी साइन के साथ रखने की जरूरत, क्योंकि हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं। तो म्यू बाई V डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1। क्या ये सबको समझ आया? yes, अब जो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, जो पहली सरफेस के लिए इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट, तो दूसरी सरफेस के लिए u क्या हुआ? V डैश की V डैश माइनस t। दूसरी सरफेस के लिए u क्या हुआ? V डैश की V डैश माइनस t, V डैश माइनस t। बट क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली V डैश? वाई? बिकॉज टी इज, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप फॉर्मूला प्रूव कर रहे हो तभी वैलिड है जब लेंस, अरे नहीं आया। खैर, सेकंड सरफेस के लिए N2, सेकंड सर्वे के लिए N2, दिमाग के लिए N2। अच्छा, मान लीजिए फाइनल इमेज बनी, मान लीजिए फाइनल इमेज बनी V पर। फाइनल इमेज कहाँ बनी? V पर। तो 1/V माइनस N1 U V डैश U, अरे नहीं आया, सोच लो, इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू बाई, माइनस के साथ मत रखो क्योंकि हमें जनरलाइज करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या दोनों इक्वेशन समझ आई? अब देखो भाई साहब, दोनों इक्वेशन को जोड़ डालो। जैसे ही दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे म्यू बाई वी डैश कट जाएगा, म्यू बाई वी डैश। सो 1/v माइनस 1/, ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन। सो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो तो 1/r1 माइनस, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सोच कि अगर मैं ये मीडियम 1/1 ना लेकर कुछ और लेता, अरे तुम्हें नहीं आया, तो यहां पर क्या म्यू माइनस 1 की जगह म्यू बाई समथिंग आता? तुझे नहीं आया? सोच के देख कि अगर मैं ये सिचुएशन लेता, ध्यान देखना, ये लेंस ठीक, ये म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये म्यू ऑफ एल। तो सोच ये होता u और ये होता v, तो फॉर्मूला क्या आता? 1/v माइनस 1/u म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1।
करके बताऊं कि बात समझ आ गई? अरे आई कि नहीं आई? म्यू ऑफ एल बाई म्यू एस बाई एस माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। अभी सुन लो मेरी बात, फिर अच्छे से करना। सुन, ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है? पहली बात, रे शुड बी, लेंथ शुड बी। ये तभी वैलिड होगा जब इधर और इधर का मीडियम, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, यानी कि मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी। तो रे शुड बी पेरिक्सियल, लेंथ शुड बी थिन, मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी। अरे नहीं आया? मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी। ये बात भी हमें समझ, बहुत बढ़िया सा। वी यू R1 R2 कैसे रखेंगे? वी यू R1 R2 कैसे रखेंगे? वरना आंसर आना पॉसिबल नहीं है। तो सुने, पेरिक्सियल रे होनी चाहिए, लेंस थिन होना चाहिए, दोनों तरफ मीडियम। वी यू R1 R2 रखते हैं, कैसे रखते हैं? पोल को मान लेना चाहिए ओरिजिन, और जिधर जाए काम की रेज उधर लेना चाहिए। कैसा पुरानी कहानी है ये सब? और कहानी सुनते हैं। और कभी भी ऐसे सिस्टम के लिए फोकस की बात करी जाए, किसकी? तो फोकस क्या कहता है? फोकस डेफिनेशन अभी भी वही है कि अगर किसी भी सिस्टम का फोकस निकालना हो तो उस पर पैरेलल रेज गिराइए प्रिंसिपल एक्सिस के, और पेरिक्सियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोकस की डेफिनेशन हमेशा होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पेरिक्सियल। बोलिए सुन। तो जहां ये रे मिलेंगी, जहां ये रे या मिलती हुई, उसे क्या कहते हैं? क्या फोकस ऑफ द सिस्टम? अभी भी यही डेफिनेशन है। अगर मैं फोकस इसी डेफिनेशन को मानूं तो इसे सवाल मानते हुए क्या आप बोल सकते हो कि U है माइनस इन्फिनिटी? अरे यार, इसे सवाल मानते हुए बोल सकते हो कि U है और V है F और V है। अरे नहीं आया? अब इसमें U माइनस इन्फिनिटी रखो और VF रखो। सो 1/f माइनस 1/infinity इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यार तुम्हें नहीं आया? सो व्हाट इज 1/f? म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तुम्हें नहीं आया? तो अगर कभी भी आपको बोला जाए कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपको इस पूरी चीज की वैल्यू सोच। अगर ये दे रखी है तो क्या फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है? क्या इसे बोल सकता हूं 1/f? क्या बोल सकता हूं? तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, व्हिच इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अरे भाई साहब, एक ही फॉर्मूला मेन है, उससे ये निकला है, उससे ही वो निकला है। पर हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। कभी फोकल लेंथ दे दे, यू दे दे और भी निकालना हो, क्या फॉर्मूला लगाओ? फोकल लेंथ पूछ ले, क्या वो फॉर्मूला लगाओ? कभी फोकल लेंथ ना दे, R1 R2 और म्यू दे और यू दे, तो क्या ये वाला लगाओ? अरे हाँ ना बोलो यार। और लेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? रे शुड बी, लेंथ शुड बी, मीडियम बोथ साइड शुड बी। सोच लो, वी यू R1 R2 रखते हैं, सोच लो। पोल को ओरिजिन मानना चाहिए और जिधर जाएं उधर क्या लेना चाहिए? जो बोर्ड पे लिखा है वो कहानी आपको एज इट इज याद होनी। भारत माता की। उतार लिया क्या सब लोगों ने? लिखिए रे शुड बी, लिखिए रे शुड बी पेरिक्सियल, रे शुड बी पेरिक्सियल, lenses should be thin, length should be thin, medium on both sides should be same, medium on both sides should be same, assume pole as origin, assume pole as origin, जिधर जाए काम की रेज उधर ले पॉजिटिव, जिधर जाएं काम की रेज उधर ले पॉजिटिव, है ना?
वी यू R1 R2 रखते हैं साइन के साथ, वी यू R1 R2 रखते हैं साइन के साथ, वी यू R1 R2 रखते हैं साइन के साथ। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुने। सबसे पहले सवाल करेंगे फोकल लेंथ निकालने के। क्या निकालेंगे? मैं एक सवाल से ही आपको चालू करता हूं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए सवाल करिए सब लोग। हाँ भाई, ये 20, ये 10, ये 1.5, बाहर का मीडियम 2। बताओ फोकल लेंथ। नहीं आया? नहीं आया? हाँ कह रहे, सवाल बताओ पहले। सब लोग बोलो। 80/? मुझे अच्छा पहले बताओ, इसमें R1 कौन? 20 10? R1 कौन? कुछ कंफ्यूजन वाली बातें कर रहा हूँ। R1 कौन? 10 नहीं, कुछ भी हो सकता है। रे किधर से गिरा रे? चलो रे इधर से गिरा। R1 वह होता है जिस पर रे, अच्छा रुको पहले मेरी बात, मान लो रे इधर से गिराई, तो R1 कौन? +20 -20। पहली बात, R1 उस सरफेस का रेडियस है जिस पे रे, दो तीन बातें सीखिए, ध्यान समझना। R1 उस वाली सरफेस रेडियस जिस पे रे पहले गिर रही है, R2 जिस पे रे। अच्छा इस वाले केस में बताओ, अपन इधर पॉजिटिव ले लें तो R1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंथ। म्यू ऑफ लेंथ मतलब 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग 2 -1 1/r1 -1/20 R2 +10 -10 सोच लो तो 1/10 1/10 so 1/f equals to 3/4 -1 3/4। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। -1/20 माइनस ये यानी कि -3/20। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। 3/4 -1 is -1/4 माइनस प्लस तो 3/80 3/, तो फोकल लेंथ आई 80/3 प्लस की माइनस सोच लो। अब एक बात और पूछता हूँ, ये बात भी समझ गया कि R1 है उस वाली सरफेस का रेडियस है जिस पे रे, R2 जिस पे रे। सर हमें क्या पता रे इधर से गिरेगी, इधर से गिराऊं तो आंसर यही आएगा कि कुछ और? प्लस आएगा माइनस आएगा? रे इधर से गिराऊं तो ये आंसर आया, रे इधर से गिराऊं तो या माइनस आएगा? ट्राई कर लेते हैं ना, ट्राई करने में कोई बुराई। रे इधर से गिराओ। अब R1 कौन? अरे अब बोलो। पहली बात 3/4 -1 में कोई चेंज। अब बोलो R1 कौन? 10 की 20? अच्छा -10 + 10 तो लिखा गया -1/10 -1/20। बोल यही इक्वेशन है क्या? बोल यही इक्वेशन है क्या? फोकल लेंथ वापस कितनी आई? पहली बात दो बातें सीखिए आप। R1 है उस वाली सरफेस का रेडियस जिस पे रे किधर से भी गिराओ फोकल लेंथ पे कोई फर्क। अब ऐसे थोड़ी, ऐसे देखो तो दूर का चश्मा, ऐसे देखो तो पास का चश्मा। अरे यार कुछ समझ नहीं आता था, चश्मा देखा ही नहीं, पहली बार गांव से निकल के आए। युगांडा के जंगलों से आए हो क्या तुम लोग?
जिंगल अलाउ करते थे वहां से। यस सर, पत्ते लगा लगा घूमता था वहां पे। ये दो चीज सीखे, क्या चीज? दो चीज। R1 है उस वाली सर्फेस का रेडियस कर्वेचर जिसमें रे और रे किधर से भी गिरा फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बातें लिख लो। सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं अपन। तो दोनों बातें लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल भी कर दो ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। ये 1.5, ये रेडियस 30, ये रेडियस 60, बाहर का मीडियम 2। ये किधर से बताऊं, गिराऊं, बताना जरूरी है क्या? चलो भाई साहब कैलकुलेशन सही करना। मैं दूसरा सवाल, इसमें तीसरा सवाल ही कराऊंगा। म्यू ऑफ लेंस 3/2 इंटू 2 माइनस 1 1/R1 1/30 माइनस 1/60। मेरे हिसाब से तो ये इससे आंसर आएगा। 3/4 माइनस 1 इज माइनस 1/4। एलसीएम कितना ले लो? 60। तो ये कितना हुआ? 2 माइनस 1। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मेरे हिसाब से फोकल लेंथ माइनस 240 है। कितना आया? तुमसे हुआ ही नहीं। क्या तुम किसी भी लेंस का किसी भी मीडियम में क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हो? एक बात और समझो, क्या ये फोकल लेंथ चेंज हो जाती है अगर ये 2 की बजाय 1 होता? अगर ये 2 की बजाय, क्या फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम? क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम? ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, बट फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन। मिरर की फोकल लेंथ R/2 हुआ करती थी, उसकी फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसकी करती है, इसकी करती है। जब भी कल रखी, मैं नहीं गा रहा, उतार लिया। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम, बट फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन सराउंडिंग मीडियम। और देखिए, हाँ देखो जाओ, देखो 20 1.5 10 और आप ध्यान दो तो उसमें फोकल लेंथ आई पॉजिटिव, इसमें आई। अच्छा, क्या ऐसा कोई रूल है कि इस लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी? जिसे आप बाई कॉन्वेक्स बोलते हो। ऐसा जनरली किताबों में समझा देते हैं या ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा होना कोई जरूरी? इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है सराउंडिंग। हाँ, जनरली ऐसा लेंस एयर में होता है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, इसलिए इसे ऐसे बोलने लग जाते हैं। पर पहली बात, ऐसा लेंस हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव देगा ये गारंटी नहीं है। ऐसा मन मंदिर में बच्चे, इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव। ये एयर में ऐसा जरूर होता है, पर ऐसा ही हो ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए मैंने दोनों टाइप के इलस्ट्रेशन है। देख, इसकी फोकल लेंथ आपने नेगेटिव पढ़ी होगी, पर आई कैसी है? अरे भाई साहब, खैर, पर हमें ये समझ में आया कि फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ सकती है और जब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आए उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव। मतलब कोई भी लेंस हो। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंसेज को बनाने का एक तरीका ऐसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस में जब भी रे आएगी तो फोकल लेंथ आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऐसे, क्या रेस कन्वर्ज करिए कि डाइवर्ज? कन्वर्ज, डाइवर्ज। दूसरे टाइप के लेंसेज होते हैं जिसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, जिनकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और उनको बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका ऐसा है। ये उनकी फोकल लेंथ ऐसे होती है, ये डाइवर्ज कर जाती है, तो वहां पे मिलती है या मिलती हुई लगती है, और इनकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग?
क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग? ऐसा कोई रूल? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम. इट डिपेंड्स ऑन. गॉट माई पॉइंट? अगले टर्न सभी लोग ढंग से स्फेरिकल मिरर पढ़ के आएंगे और शीट लेके आएंगे. क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलिए.